हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का दिसंबर में होगा। प्यारे साथियों, आप सभी का शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो गया है, जिसके अध्यक्ष भी चुन ली गई हैं और आप सभी को पता है अब हर भर्तियां जो लंबित हैं, जो आने वाली वैकेंसियां हैं, उन पर काम बहुत तीव्र गति से चलेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको एनसीईआरटी की क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग ये मत समझिएगा कि एनसीईआरटी केवल सीटेट के लिए नहीं भाइयों, आप सिविल, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अन्य स्टेट पीसीएस, जो भी आप राज्यों के स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपके बेस को बहुत मजबूत करती है और आपको हर एग्ज़ाम में सहायता प्रदान करती है। तो इसको हर स्टूडेंट को ज़रूर देखना चाहिए। टारगेट तो है सीटेट का, लेकिन अन्य एग्ज़ामों में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए आज हम लोग चैप्टर 4 मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इसका अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। बिल्कुल सही है। भारतीय उपमहाद्वीप, आज आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जानते हैं। उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हर थोड़ी दूर पर आपको भाषा बदल जाती थी। हर थोड़ी दूर पर जाने पर लोगों का कल्चर, रीति रिवाज बदल जाता था। तो सोचिए उस समय उस क्षेत्र को एकत्रित रख पाना कितना कठिन कार्य रहा होगा। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया, अर्थात बहुत बड़ा साम्राज्य। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, उसके पहले औरंगजेब का विस्तार देखिए कितना, और अकबर का, इन दो शासकों का विस्तार देखिए कितना बड़ा विस्तार था। अर्थात भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। दिखाया गया है इमेज में, यही है वो लाल किले की प्राचीर जहां से हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि मुगल कौन थे, तो आइए जानते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, याद रखिएगा। तो तैमूर की मृत्यु आपसे पूछ ले कब हुई थी, 1404 में, उसके वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है।
मुगल सैन्य अभियान की चर्चा करते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी बना था बाबर। मंगोलों की ही एक दूसरी शाखा थी उज्बेगों। उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया फरघाना पर, और जब आक्रमण किया तो उसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद 1504 में काबुल पहुंचता है। काबुल कहाँ है? आधुनिक अफगानिस्तान में है। और काबुल पर पहुंचकर उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। तो लोदी अर्थात सल्तनत वंश का आप कह सकते हैं अंतिम शासक है, जिसको इन्होंने हराया और हराने के बाद क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक चीज़ यहाँ दिया गया है, 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। ये लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है तो याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी के युद्ध में जब पानीपत का युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी और ठीक है बाबर के बीच, तो उसी में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया था। अब देखिए 1605 में अकबर का शासन, आप देख कर के ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितने विशाल साम्राज्य पर अकबर ने शासन किया था। देख रहे हैं ना मानचित्र में, देखिए ये है काबुल, कांधार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, रणथंभौर, इलाहाबाद, मालवा, गुजरात, सिंध, अजमेर, चित्तौड़, पटना, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को देख रहे हैं। अकबर ने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं आगे हम लोग उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का नियम होता है कि घर का अगर बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो रही है तो उसका जो सबसे बड़ा लड़का है या जो ज्येष्ठ है वही उसके बाद उस प्रथा को, उस शासन व्यवस्था को आगे की ओर ले जाएगा, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायद? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। आगे बात करते हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। उससे पहले जान लीजिए राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की मां कछवाहा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्र थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगल हैं, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगल ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। उन्हें उनकी जागीरें वतन अर्थात वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव
बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रख पाना बहुत कठिन कार्य था। बात करते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। भाई, साम्राज्य अगर बड़ा होगा तो शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए राजा को अधिकारियों, नौकरों और सिपाहियों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की अर्थात तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। नौकरशाह, जो आज आप लोग IAS PCS के लिए शब्द यूज करते हैं, नौकरशाह, तो उनको मनसबदार कहा जाता था। याद रखिएगा, ये क्या करते थे? मुगलों की अपनी सेवा देते थे। याद रखिएगा, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था, अर्थात जिन्हें सरकारी पद दिया जाता था, वही मनसबदार होता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर आधारित था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात का मतलब उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए आते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, अर्थात एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, यहाँ से आप राजस्व इकट्ठा करिए और उसको सैन्य और अन्य प्रशासनिक चीज़ों के पीछे खर्चा करिए, जिन्हें जागीर कहते थे। तो जो भूमि मिलती थी, इस भूमि को क्या कहते थे? इसे जागीर कहा जाता था, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही इसके आगे समझिएगा, पहले जात की श्रेणियाँ देखिए। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। सूची कितना ज़्यादा बढ़ गए थे। बात करते हैं, जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो जो मनसबदार हैं वो जो है दूसरी जगह रहते थे, वो अधिकारी नियुक्त कर देते थे कि भैया तुम राजस्व वसूलो और वसूल के ला करके हमें दे दो। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सकें वसूल कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण
कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। आगे बात करते हैं, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था, याद रखिएगा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर अर्थात राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व की चुनौती दी। अकबरनामा की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कई एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, तो यह कौन सी जिल्द है? तीसरी जिल्द है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ठीक है, चलिए। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा नूरजहां का मूल नाम है, याद रखिएगा। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का किताब मिला। तो नूरजहां क्या थी? एक उपाधि थी। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर स्वयं की किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये आपको दिखाया गया है। सुलह ए कुल। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वर अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति अर्थात सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। इसे ही सार्विक शांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इससे प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी।
शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात को सोच भी नहीं सकते थे। जाहिर सी बात है, जब आदमी को उतना ही पैसा मिल रहा है जितनी उसकी ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनैतिक पहचान बना चुके थे। इसी के साथ आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।